नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 30,000 क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हम जीके, जीएस और जीए पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीके, जीएस के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि ओल्ड क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बहुत ही स्पीड से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक स्ट्रॉ में जो चार्ज उत्पन्न होता है वह कौन सा चार्ज होगा? तो वह ऋणात्मक चार्ज होगा। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, क्यों? क्योंकि धमनियां जो हैं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों तक लेकर जाती हैं। पचमढ़ी जैव मंडल में कौन सा नेशनल पार्क है? तो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 1 सेकेंड का 1 अरबवां हिस्सा 1 नैनो सेकेंड है। गर्मी में लोग कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? तो हल्के रंग के कपड़े, क्योंकि वे कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। जब हम ड्रेसिंग टेबल पर अपने बालों में कंघी करने के लिए खड़े होते हैं तो छवि में हमारा बायां हाथ दाएं तरफ और दायां हाथ बाएं तरफ दिखता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। कौन सा रस वसा को पचाने का काम करता है? तो पित्तरस वसा को पचाने का काम करता है। बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी बढ़ते हुए पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जो क्या कहलाता है? तो इसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। कौन सी तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। धारा में प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो तार में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा तार की लंबाई, धातु की प्रकृति और मोटाई पर निर्भर करती है। स्टोमेटा या रंध्र पत्तियों की सतह पर बने लघु छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से पौधे क्या ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है। फ्यूज का कार्य होता है एक सेब पेड़ से नीचे जमीन पर गिरता है। इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका मुख्य कारण है। कोयले से प्राप्त एक उत्पाद जिसका उपयोग पेंट, विस्फोटक और प्लास्टिक के निर्माण में शुरुआती सामग्री के लिए करते हैं, वह कौन सा है? तो वह तारकोल है। बावरी क्या है? तो जल इकट्ठा करने का एक पारंपरिक तरीका बावरी कहलाएगा। मेढक में कायांतरण के लिए सबसे जिम्मेदार क्या है? तो थायरॉक्सिन मेढक में कायांतरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है जो इसके कारण उत्पन्न होता है, तो यह प्रकाश के परिक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर में उत्पन्न लौ का रंग क्या होता है? तो यह लौ का रंग नीला होता है। बिजली के बल्ब में तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए एक गैर अभिक्रियाशील गैस भरी जाती है। इस गैस का नाम क्या है? तो इस गैस का नाम ऑर्गन है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? तो इसे हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जबकि चंद्रमा पर नहीं। ऐसा क्यों? तो ऐसा पर्याप्त गुरुत्वीय बल के अभाव की वजह से उत्पन्न होता है। खातिका क्या है? तो सिंचाई की एक विधि है खातिका। डॉक्टरी थर्मामीटर को इसमें डुबाकर रोगाणु रहित बनाया जाता है, तो अल्कोहल में डुबाकर रोगाणु रहित बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है। सब्जियों, फलों के छिलकों, बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में कितना समय लगता है? तो 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अंतर्जलीय भूकंपीय तरंगों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम सुनामी के नाम से जानते हैं। चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो यह दोनों खरपतवार पौधे हैं। किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता? तो -18 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होगा? तो फ़ारेनहाइट का 100 सेल्सियस सेंटीग्रेड में जो है वह 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? तो इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। जब हम टेलीविज़न की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे होते हैं? तो हम आयाम को बढ़ा रहे होते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है।
एक कार द्वारा तय की गई दूरी किससे मापी जाती है? तो यह ओडोमीटर से मापी जाती है। पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे क्षेत्रप्रति के नाम से जाना जाता है। स्कूटर के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है? तो वस्तुओं की तुलना में छोटी दिखाई देती है। वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास में रहते हैं क्या कहलाता है? तो उसे अभयारण्य कहते हैं। दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। तापमान में एसआई तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वन रोपण सर्वोत्तम विधि है। संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक की धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे जस्तीकरण कहते हैं। भोजन संग्रहित करने के लिए जो लोहे के डिब्बों को टिन से विद्युत लेपित किया जाता है, क्यों? तो भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बों को टिन से विद्युत लेपित इसलिए करते हैं क्योंकि टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है और भोजन को खराब होने से बचाता है। परिपथ किसे कहते हैं? तो बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को परिपथ कहते हैं। यदि हम नौकायन बंद कर दें तो नाव स्थिर अवस्था में आ जाती है। वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो घर्षण बल उत्तरदायी होता है। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी होती है कि यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं या पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं? तो वह किण्वन प्रक्रिया होती है। ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वह गर्मी को अवशोषित करते हैं। ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है ताजमहल। सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चहचहाहट की ध्वनि सुनाई देती है, कारण क्या है? तो घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए चहचहाहट सुनाई देती है। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने में ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल होता है। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या कहलाती है? तो विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस फ्यूज है। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो यह जैविक संदूषक कहलाते हैं। पैन और अन्य बर्तनों पर टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? तो टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है जो चीज़ों को चिपकने से जल्दी से रोकता है, इसीलिए टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है बर्तनों पर। लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल, कंधों पर चौड़े होना, ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये सभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे माना जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण क्या है? तो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस सुअरों में स्वाइन फ्लू बीमारी का कारण है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है, क्यों? तो तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें करते हैं? तो सड़क के पृष्ठ लेपन यानी कि रोड सरफेसिंग के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम 30,000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और उसी सीरीज़ का ये 13वें नंबर का वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हम तैयारी करा रहे हैं एसएससी जीडी यूपी पुलिस की, तो आप सभी अपने दोस्तों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्य में राज्यपाल का शासन। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को माननीय राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है।
कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना, यह अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक कर सकता है? तो यह पालन अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कर सकता है, उसके बाद चुनाव करना अनिवार्य हो जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। भारत की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? तो हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो जब कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल बनता है तो उसके क्या ऑप्शन होना चाहिए? यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली हो तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो संसद को संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 के द्वारा प्रदान किया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यह आयु 65 वर्ष की है, सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो लागू होता था, ये पुराना क्वेश्चन है, लागू होता था, क्योंकि हम ये क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं 30,000, ये पुराने साल के क्वेश्चंस, पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर आंसर आता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होता है? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। अब अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति 1 बार लौटा सकता है। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्णित है। किस संविधान संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन था। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव को पारित होने पर लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, तो यह संशोधन अकेले संसद के द्वारा हो सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान कितने वर्ष पर लागू हुआ था, यानी कि किस समय लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का मुख्य उद्देश्य है। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो 1909 में पारित एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 56वें संविधान संशोधन से गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। अधिक आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वे जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है कौन सा है? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या महाराष्ट्र द्वारा लोकसभा में आती है निर्वाचित सदस्यों की। वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन सा है? तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव को करते हैं। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद के सत्र के शुरू होने पर ये दोनों सदनों की इकट्ठी बैठक होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय सेक्टर से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हैं, उस समय संसद के दोनों सदन साथ साथ बैठते हैं। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो भारत का दूसरा नाम इंडिया है। भारतीय संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसी शाखाएं मौजूद हैं? तो इमरजेंसी शाखाएं 3 किस्म की मौजूद हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णित करेंगे? विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान मिलता है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार होता है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है? तो इन सभी को संविधान के 5वें भाग में वर्णित किया गया है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इसका मुख्य उद्देश्य है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। भारत में राज्य विधायिका किससे बनती है? तो गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, यदि अगर वहाँ पर विधान परिषद है तो इन सबसे मिलकर विधायिका बनती है राज्य की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो 6 वर्ष तक वह बना रह सकता है। राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ करिएगा, 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन कैसे हो सकता है? तो अकेले संसद के द्वारा अधिकांश उपबंधों का संशोधन हो सकता है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कौन थे? तो वे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्य के रूप में आए थे। भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के समान लक्षणों में से एक है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या खान में कोई जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करेंगे? अनुच्छेद 24 में इसे निषिद्ध बताया गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णन मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो कानून की समानता का अधिकार यूएसए से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन मिलता है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान 330 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो संविधान संशोधन संबंधी बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में, 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। संविधान के 42वें संशोधन में किसे जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्षता को 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा संविधान के निर्माण में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, ये राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प जो है प्रस्तुत किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस प्रकार प्रकट की थी समिति ने? तो संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी सम्मति प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान, भारत की संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो मुख्य प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था, उपासना, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से संशोधन संविधान में नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट है, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी इस सदस्य समिति में नहीं थे। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो भारत सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। कौन भारत के संविधान की निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो तब घटी हुई सदस्य संख्या जो है राइट आंसर हो जाएगा 299 थी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद इसमें संशोधन के लिए सक्षम है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरुबारी मुकदमे में यह जानकारी मिलती है। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्वलोकन किस अनुच्छेद के लिए अधीन होकर करता है? तो पुनर्वलोकन जो है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर कर सकता है। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करता है। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक या पर्यवेक्षण कौन करता है? तो यह काम संसद करती है। लोकसभा के स्पीकर को चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा का स्पीकर का चुनाव होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो महामहिम राष्ट्रपति जी होते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करता है। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? तो संसद के सदस्यों के बिना संसद काम नहीं कर सकती है। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? तो ऐसे बिल पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर इसे हटाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको सेम देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूँ, ये पुराने क्वेश्चंस पेपर के प्रश्न हैं, जिसमें हर पेपर में हर शिफ्ट में एक तरह से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इसीलिए आप इनको विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे सीरीज़ के क्वेश्चंस। आने वाले वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं कल फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं नॉलेज पंडित से रंजीत पांडे आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी के 3000 क्वेश्चंस का वीडियो। ये क्वेश्चंस आपके लिए 100 की सीरीज़ में मिलेंगे। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, तो लिखकर हम भाषा के लिखित रूप को समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा का क्या बताता है? तो व्याकरण भाषा के नियमों को बतलाता है। नेक्स्ट है, पुष्प में कौन सा इनमें से शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प एक तत्सम शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या हैं? तो इन दोनों ही अक्षरों के, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान होंठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा औ, ये कौन से स्वर कहलाते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सब संयुक्त स्वर हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या ऑप्शन नंबर 33 है, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, सही उत्तर हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ प वर्ग का उच्चारण स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु च वर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन में गलतियां होती हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये सभी होष्ठ से उच्चारित स्वर व्यंजन है, राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन है, माफ करिएगा। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कुलीन शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो गुण का गुणी यह शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो फुर्ती शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो अपमान शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर इच्छुक संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द है, इच्छा का इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो तेरा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो समझना जो है यह शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो आज का यह शब्द जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर काली पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चा, यह शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो लाल फूल, फूल की विशेषता बतला रहा है, गुणवाचक विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? तो परिणाम बोधक विशेषक शेर भर दूध, सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर मेरा लड़का आलसी है, यह एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था का है? तो ऑप्शन नंबर सुंदर शब्द जो है यह शब्द की मूलावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत का उच्चारण स्थान क्या है? तो नाक दांत का उच्चारण स्थान, दांत शब्द बोलते समय हम नाक का भी उपयोग करते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर नाक सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 अर्थात 52 होती है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत में हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी की खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रामपुर, मेरठ, देहरादून, इन सभी जगहों पर हिंदी की खड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था, उसका नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो संस्कृत भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? तो मागधी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगही किस भाषा की उपबोली है? तो ऑप्शन नंबर राजस्थान की उपबोली है मगही, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा का उदाहरण है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
अगला प्रश्न है, उच्चारण के वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो उच्चारण के वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है, व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत और ओष्ठ मिलाकर दंतोष्ठ व शब्द का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन इंद्र महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर त और थ ये दोनों ही दंत ध्वनि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो ग और घ ये कंठ ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था चेन्नई में दक्षिण भारत में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान दंत है। व शब्द का व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ व वर्ण का उच्चारण स्थान है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन इंद्र महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। क वर्ण किस सहयोग से बनता है? तो क वर्ण जो है ऑप्शन नंबर क और छोटा अ से बनता है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो व्यंजनों के प्रकार हैं ऊष्म और संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। श कौन सा व्यंजन है? तो यह ऊष्म व्यंजन है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्र वर्ण किसके सहयोग से बनता है? तो त र और छोटा अ के संयोग से त्र वर्ण बनता है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो अनुकूल शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो अधीन शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो नारी शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? तो समास संबंधी अशुद्धियां एक तारा शब्द में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? तो हलंत संबंधी अशुद्धियां बुद्धिमान शब्द में नहीं है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो पहुंच शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? तो वह रोज आता है, यह शब्द यह अल्प विराम वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, योजक चिन्ह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये सभी संज्ञा के ही भेद हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो लंबाई जो है यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? तो बुढ़ापा शब्द को जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो सभा जो है यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से लिंग के भेद कौन से हैं? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये सभी लिंग के भेद हैं। खटमल शब्द में क्या है? जेंडर। तो खटमल शब्द जो है यह एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो गिलास शब्द जो है यह पुल्लिंग है। पेंसिल शब्द का जेंडर क्या है? तो पेंसिल शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो खाट शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मकारक है? तो मैंने हरि को बुलाया शब्द कर्मकारक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम में कुल 11 भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है? तो कालवाचक अव्यय अब से ऐसी बात नहीं होगी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? तो आम शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है। इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो चिड़िया शब्द जो है देशज शब्द का उदाहरण है। श्याम सोता है में कौन सी क्रिया होगी? तो श्याम सोता है में अकर्मक क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? तो इसे हम दंपत्ति के नाम से जानते हैं। जहाँ लोग का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से चोर का पर्यायवाची क्या है? तो मूषक चोर का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से हवा का पर्यायवाची क्या है? तो बयार शब्द जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बहुत चालाक होना कान कतरने का अर्थ होता है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कर्म का फल भोगना अपना किया पाने मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है, स्वार्थी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना स्वार्थी होने का अर्थ होता है। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बेकार बैठे रहना मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी होना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है सही निर्णय लेना। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आत्मा का विपरीतार्थक शब्द जो है अनात्मा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। मैं नॉलेज पंडित से रंजीत पांडे आपके लिए आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस है पुराने सालों के, और आपको पता ही है हम 30,000 क्वेश्चंस की सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हर दिन आपको अलग अलग वीडियोस मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसका कोई लिखित विवरण ना हो। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? तो आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव जो है यह उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर तांबा सही उत्तर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृति को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता नवपाषाण काल में बना। ऑप्शन नंबर नवपाषाण काल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो दयाराम साहनी जी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन इनमें से असत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय की अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कौन सा जोड़ा इनमें से असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा जो है यह भारत में है। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। हड़प्पा जो है यह सिंधु के तट पर है, ऐसा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा लोथल, इसका प्रश्न का सही उत्तर होता। तो यहाँ पर जोड़ी असत्य कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा और सिंधु, यानी कि नगर नदी और सागर तट। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ भारत में गुप्त काल से माना जाता है।
ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे? तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान था। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते यह उक्ति कहां से ली गई है? तो सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित सूक्तों का एक संग्रह है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति देवता को मिला है। कौन सा कथन इनमें असत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश करने की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। यह कथन असत्य कथन है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, असत्य कथन को चुनना है, नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर शतुद्री और स्वात जो यह ऑप्शन है यह गलत, इस कथन का असत्य कथन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चेदी और पोटली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाजनपद और राजधानी। चेदी की राजधानी, महाजनपद की राजधानी, पोटली, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन, राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंशी अजात शत्रु का पुत्र उदयन, जिसका काल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट है, किस शासक की उपाधि कुणिक के नाम से जाने जाती थी? तो ऑप्शन नंबर अजात शत्रु को ही कुणिक के नाम से जाना जाता था। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर घननंद अथवा धनानंद, मगध के नंद वंश का अंतिम राजा जो था। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कौन सी थी? तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। 343 से 321 पूर्व ईसा पूर्व तक इसका समय, और मगध के नंदवंश का शासक नाम उग्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिसीज का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा है? तो महावीर स्वामी जी ने 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उपरोक्त सभी जैन धर्म के त्रिरत्नों का नाम है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिया है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो वैशाली नगर में महावीर जी का जन्म हुआ था। प्रथम जैन संगति कहां पर आयोजित की गई थी? तो पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो ऑप्शन नंबर, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को स्याद्वाद कहा जाता है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी में हुई है और जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। यह सभी कथन सत्य हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न संघ, धम्म और बुद्ध, ये सभी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगतियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो चतुर्थ संगति हर्षवर्धन के समय में यह ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। बौद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद बौद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे।
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे विष्णुगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बने? तो यह जैन धर्म के अनुयायी बने। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो ऑप्शन नंबर चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य था। इसका आंसर मैंने अभी आपसे पूछा था। चंद्रगुप्त ने नंद शासक घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में जो है इसका निर्माण कराया था। ये सभी कथन सत्य हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध में रक्तपात देख अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो संघमित्रा और महेंद्र, इन दोनों को ही अशोक ने श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो पोटेद्री फेलेंथेकर। ऑप्शन नंबर पोटेत्री फेंथेलर ने अशोक के शिलालेखों की सबसे पहले खोज की थी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, इन सभी लिपियों में लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में किसने पहचान की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की है। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को संस्था, गूढ़पुरुष, संचार। प्रश्न सभी सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहां से मिले हैं? तो कुम्भरहार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। मौर्य काल में प्रचलित विष्ट क्या था? तो यह एक निशुल्क श्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए थे? तो सतवाहन वंश के शासकों ने सीसे के सिक्के चलवाए थे। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो सतवाहन राजवंश में ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हुई थी। रुद्रदामन कौन था? तो शक शासक था रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक कनिष्क का राजवैद्य था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था, जो कि बौद्ध धर्म की शाखा है। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी का नाम था। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का अभिलेख है जूनागढ़ से प्राप्त। नेक्स्ट है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अर्कमेडु नामक स्थान पर रोम बस्ती मिली है। बुद्धचरित की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की थी। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था? तो गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया था। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन दोनों ने ही इस झील का दोबारा से जीर्णोद्धार कराया था। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ है? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ है। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित हैं? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम दीनार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, रचना और उसके रचनाकार? तो ऑप्शन नंबर स्वप्नवासवदत्तम दंडी के द्वारा लिखा हुआ यह सुमेलित नहीं है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट।
हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी का नाम था। चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनसांग भारत आया था। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई थी? तो अंतिम विजय प्रतिहार वंशों की हुई थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम शासक ने एलोरा के एलोरा के पहाड़ों को कटवाकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। वातापी किसकी राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो चोल साम्राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज प्रथम ने बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो यह राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 12 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 100 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू पैटर्न में, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं, तो जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम केयर्स फंड योजना की शुरुआत किसने की है? तो केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड योजना की शुरुआत की है। हाल ही में आईपीएल 2021 कहां स्थानांतरित किया गया था? तो आईपीएल 2021 यूएई में स्थानांतरित किया गया था। मैं आपको बता दूं ये 2023 के पूरे साल के क्वेश्चन आंसर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो आर्थर मोइर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। हाल ही में एनए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो एनए का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है कुलदीप सिंह जी को दिया गया है। किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है? तो मनसुख मंडाविया जी ने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है। किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? तो केरल राज्य सरकार ने यह फैसला सुनाया है। हाल ही में किस देश ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया है? तो चाइना ने अपनी 2 ही बच्चे यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नाजिम किजाइबे ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो एफडीआई का जो सबसे बड़ा स्रोत घोषित हाल ही में किसे भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत घोषित किया गया है? तो यूएसए ने सबसे ज़्यादा पैसा भारत में लगाया है। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किसे सम्मानित किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने सम्मानित किया है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो असम राज्य सरकार ने यह फैसला सुनाया है। भारतीय सेना किस देश से 4 हैरान टीपी ड्रोन प्राप्त करेगी? तो ये ड्रोन जो है इजराइल से प्राप्त करेगी। करंट अफेयर्स के हिंदी क्वेश्चन आंसर आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ क्रिकेट ऑलराउंडर कमेंटेटर और कोच किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो रवि शास्त्री जी के द्वारा यह किताब लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जीडी के लिए। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो शिक्षा मंत्रालय ने युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। व्हाइट मॉन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है, तो यह सीरिया में स्थित युद्ध स्मारक है। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता की है। हाल ही में आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी की वजह से एचडीएफसी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नियमों का पालन न करने के कारण 10 करोड़ रुपए का जुर्माना एचडीएफसी पर आरबीआई ने लगाया है। कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू H1N3 का पहला मामला सामने आया है? तो यह मामला चीन देश में सामने आया है। इजराइल के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं।
हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो ईरान का यह सबसे बड़ा युद्धपोत था जिसका नाम था खर्ग, जिसमें आग लगने के बाद यह ओमान की खाड़ी में डूब गया। WHO ने भारत में दूसरी लहर के जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो दूसरी लहर के दौरान जो कोरोना वेरिएंट जिम्मेदार है उसका नाम डेल्टा रखा गया है। विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IFFCO इफ्को के द्वारा दूसरा नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल चुनाव लड़ने के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? तो स्वपन दास गुप्ता जी को मनोनीत किया है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में इनमें से किसने पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर ने अपना पदभार संभाला है। महाराष्ट्र सरकार ने EWS कैटेगरी में मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो EWS कैटेगरी में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए फार्मेसी ने किसका अधिग्रहण किया है? तो मेड लाइफ का अधिग्रहण फार्मेसी ने किया है। चाइना के द्वारा हिंद महासागर में केन्या के पास कौन सा पहला बंदरगाह विकसित किया जा रहा है? तो इस बंदरगाह का नाम है लामू पोर्ट। हाल ही में चाइना ने असली सूर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है ईस्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने यह पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई है। दोस्तों, ये योजनाएं जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो केरल राज्य टॉप पर रहा है। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली भारत की तीसरी IT फर्म कौन बन गई है? तो विप्रो IT फर्म है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया है। किस IIT कंपनी ने हाल ही में एम्स्टर्डम में खुद का पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने यह नवाचार केंद्र खोला है। किस देश के ड्रॉ पैट्रिक अमोत WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो ये केन्या देश के रहने वाले हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी है? तो डेनमार्क देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दे दी है। आमिस समझौता जो कि हाल ही में खबरों में रहा, न्यूजीलैंड और किस देश की एजेंसी के अंतरिक्ष के अन्वेषण के लिए समझौता है? तो आमिस जो है न्यूजीलैंड और नासा के बीच का एक समझौता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस स्थान पर बौद्ध परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो यह खोज नासिक में हुई है। IIT ने नैनो फाइबर आधारित एम्फोटेरिसिबी ऑरल टैबलेट विकसित की है जिसका उपयोग फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा रहा है। कौन सी IIT ने यह टैबलेट जो है विकसित की है? तो ये टैबलेट IIT हैदराबाद ने विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इको रैप प्रकाशित की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह आर्थिक शोध रिपोर्ट प्रकाशित की है। हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पायदान पर रही? तो बेल्जियम की हॉकी टीम शीर्ष पायदान पर रही। IAF के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? तो नए वाइस चीफ विवेक राम चौधरी जी बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा है? तो रेड टूरिज्म जो है यह चीन देश से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने TET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो TET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर कर दी है केंद्र सरकार ने। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हरिकृष्ण द्विवेदी पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बने हैं। फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो डेविड डिबोप ने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने YouTube योजना 2021 की शुरुआत की है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने YouTube योजना 2021 की शुरुआत की है। MV एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया था किस देश का मालवाहक जहाज था? तो यह सिंगापुर देश का मालवाहक जहाज था। हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशन वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका देश में स्थित है।
ILO के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या रहेगी, तो यह दर 5.7% रहने वाली थी। हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है, तो 2023 में यह संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है। किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाई है, तो केंद्र सरकार ने यह योजना पर रोक लगाई है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो फेसबुक ने उनका अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है, तो इसमें एकमात्र भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली शामिल हैं। पुणे में 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो यह शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य की ताजा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 117वें स्थान पर है। ईगल एक्ट जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है, तो ईगल एक्ट अमेरिका देश से संबंधित है। किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है, तो ब्राजील देश ने आयात को मंजूरी दे दी है। हाल ही में असम का 6वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है, तो रायमोना को असम का 6वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 घंटे 6 मिनट और 82 सेकंड में पूरी करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इनका नाम है सिफोन हसन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ ऑक्सी वैन बनाने की घोषणा की है, तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है, तो केरल राज्य सरकार ने यह मिशन लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है, तो राजस्थान राज्य के सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत हुई है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय स्थान टॉप पर रहा है, तो भारतीय संस्थान जो कि टॉप पर रहा है IISc बेंगलोर। किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है, तो रंजीत सिंह दिसाले जी को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो थॉमस विजयन को सम्मानित किया गया है। किसे भारत के बुजुर्गों के लिए सेज कार्यक्रम और सेज पोर्टल लॉन्च किया है, तो सेज कार्यक्रम और सेज पोर्टल जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है। C0 का प्रकोप किस महासागर में देखा गया है, तो C0 का प्रकोप जो है मरमरा सागर में देखा गया है। किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है, तो G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिए हैं, तो ये जो है मालदीव देश के विदेश मंत्री हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो अनूप चंद्र पांडे भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनी है, तो केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है। किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है, तो दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो यह फिल्म अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो यह शीर्ष स्थान पंजाब राज्य ने किया है। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया गया है, तो इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 को कौन रहे हैं, तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत इस प्रतियोगिता को जीते हैं। किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए काम कर रहा है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने का काम कर रहा है। 2021 IEIU ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, तो ऑकलैंड दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित हुआ है। हाल ही में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ पर की गई है, तो यह खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो एनीमिया मुक्त राज्य में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। दिहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो यह असम राज्य का 7वां उद्यान बना है। हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो यह अंडमान सागर में शुरू हुआ है।
किस संगठन ने लापता व्यक्तियों को पहचान के लिए आई फैमिली नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इंटरपोल ने यह डेटाबेस लॉन्च किया है। किस देश ने भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चोकसी को निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है? तो डोमिनिकन गणराज्य ने इन्हें निषिद्ध अप्रवासी घोषित किया है। हाल ही में भारत को किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेंगे? तो अमेरिका से यह हेलीकॉप्टर मिलेंगे। भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो यह है वियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हुसैन अल मुसालम को चुना गया है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो डेवी हैविट फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 2020 में मिनेपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो को फिल्माने के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 का पुलित्जर डॉर्नेला फ्रेजियर को मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो तित्सी डांगरेम्बा ये पेन पिंटर पुरस्कार के विजेता हैं। जून 2021 को विश्व का पहला मास्क फ्री देश कौन बनने जा रहा है? तो पहला मास्क फ्री देश बना था इजराइल। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कयाह राज्य को सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो म्यांमार में स्थित है यह। विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में कौन सा बैंक टॉप पर रहा है? तो DBS बैंक टॉप पर रहा है। किस देश की नौसेना पहला फुली स्टील्थ वाटरशिप बना रही है? तो रूस की यह नौसेना है। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा की है। दोस्तों ये सीरीज़ 300 क्वेश्चंस की रहेगी। आगे के 200 क्वेश्चन जो हैं 100 करके आपको 2 वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं नॉलेज पंडित से रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों हम इसमें पढ़ने वाले हैं 130 साइंस के क्वेश्चंस जो कि ओल्ड एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस हैं और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल SSC, UP पुलिस और भी जो भी एग्जाम हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रजत मछली होती है तो यह क्या है? तो रजत मछली जो है एक कीट की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लुप्त हुआ पक्षी इनमें से कौन है? तो डोडो हाल ही में लुप्त हुआ पक्षी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ना उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है? तो ईमू ना उड़ने वाला पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो कीटों की लगभग 3 जोड़ी टांगें होती हैं, ये उनका मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो लीनियस जो हैं द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तो स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय का होना उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो मछली वर्ग की पहचान ग्रासीय गिल, डर्मल शल्क और युग्मित पक्ष यानी कि उपर्युक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेल एक स्तनधारी है, कारण क्या है? क्योंकि स्तनधारी होने का मुख्य लक्षण है 4 प्रकोष्ठों का हृदय होना, यही व्हेल के स्तनधारी होने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, उड़न मछली इनमें से किसे कहते हैं? तो एक्सोसिस्टस, ऑप्शन नंबर ए एक्सोसिटस उड़न मछली फ्लाइंग फिश के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पीशीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हाइड्रा इनमें से किस श्रेणी का जीव है? तो हाइड्रा जो है मांस पक्षी है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीट वर्ग में नहीं आएगा? तो बिच्छू जो है यह कीट वर्ग में नहीं आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैगट बोलते हैं घरेलू मक्खी के लार्वा को। अगला प्रश्न आपके सामने है, उद्योग जो मधुमक्खियों से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी से संबंधित उद्योग एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है सिल्क वर्ग से संबंधित उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में संचारण अर्थात कम्युनिकेशन का साधन क्या है? तो नाचना मधुमक्खियों में संचारण का मुख्य साधन है। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया था? तो कार्ल वॉन फ्रिश नाम के वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों के संचारण के भाषा का पता लगाया था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मौन घाटी जहां पादपों जंतुओं के दुर्लभ जातियां हैं कहां पर है? तो मौन घाटी या साइलेंट वैली जो है यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है कौन सी है? तो कपास की फसल भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में हॉकी स्टिक किस लकड़ी से बनती है? तो भारत में हॉकी स्टिक जो है मोरस अल्बा नाम की लकड़ी से बनती है। नेक्स्ट है, क्रिकेटर के बल्ले की किस लकड़ी से बनते हैं? यानी कि क्रिकेटर के बैट जो होते हैं, क्रिकेट के बैट कौन सी लकड़ी से बनते हैं? तो सैलिक्स प्रोप्रिया नाम की लकड़ी से क्रिकेट के बैट बनते हैं। नेक्स्ट है, शीतकाल में तुषार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? तो शीतकाल में तुषार पाले का वितरण ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट है, नामकरण के द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? तो कॉर्लिनियस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉर्लिनियस नामकरण के द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है कि प्रत्येक जीव में क्या होगा? तो द्विनाम पद्धति का अर्थ होता है कि प्रत्येक जीव में एक नाम में जीनस और दूसरे नाम में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। तो एक नाम में जीन्स और दूसरे में स्पीसीज के शब्द, यही द्विनाम पद्धति है प्रत्येक जीव की। नेक्स्ट है, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो कीट जो हैं ऑर्थोपोडा वर्ग से संबंधित माने जाते हैं। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र माना जाता है? तो केंचुआ जो है यह किसान का अच्छा मित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री केकड़ा या सी कुकुम्बर निम्न में से किसे इंगित करता है? तो समुद्री केकड़ी, माफ करिएगा, समुद्री केकड़ी या सी कुकुम्बर यह जो है एक समुद्री अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट जीव में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चींटी में कितने पैर होते हैं? तो चींटी में लगभग 6 पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़ों के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शीत रक्त जानवर कौन सा है? तो कोल्ड ब्लडेड जानवर इनमें से छिपकली, मेंढक और मछली, ये सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन के प्यूपा चरण में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयॉन जो है मानव निर्मित तंतु या रेशा है। अगला है, वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट जो है यह केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद की श्रेणी में आएगी। अगला प्रश्न है, उर्वरकों में यह अनुपस्थित होता है, तो इनमें से क्या अनुपस्थित होगा? तो क्लोरीन उर्वरकों में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल विश्व में सबसे लंबी स्तनधारी है। ऑर्थोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? तो ऑर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कोशा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? तो एकल कोशा प्राणियों को प्रोटोजोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो इनमें से ड्रैको तथा चमगादड़ के पैटेजियम जो है यह समजात अंगों के उदाहरण की श्रेणी में आएंगे। जीवाश्म में पाए जाते हैं, तो जीवाश्म जो है अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीनियस द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुई थी? तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक में यह विचारधारा प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एनालिडा और मोलस्क के बीच की कड़ी है? तो नियोपाइलाइना जो है एनालिडा और मोलस्क के बीच की कड़ी माना जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है? तो जिराफ जो है एक मूक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट की श्रेणी में नहीं आएगा? तो मकड़ी जो है यह कीट की श्रेणी में नहीं है। अगला प्रश्न है, किससे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक जो है लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है परासारण प्रघात, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशुओं की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है, बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। यही कारण है कि बिल्ली के बचने की संभावना ऊंचाई से गिरने पर भी ज़्यादा होती है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य का सामान्य तापक्रम है। नेक्स्ट है, एक शार्क के साथ संलग्न एक शूशक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर्य यह कैसा है साहचर्य है? तो यह सहभोजिता साहचर्य है, जिसमें एक शार्क मछली के साथ में एक छोटी मछली भी चिपकी होती है और वह उसके साथ साथ में ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो कंटीला चींटीखोर अंडा देने वाला स्तनपायी है। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो तापन का संभावित परिणाम है समुद्र के स्तर में वृद्धि, क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा। फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। उपरोक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है? तो सामाजिक वानिकी जो है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना सामाजिक वानिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खी में पूम ध्रुप यानी कि ड्रोन कैसे होते हैं? तो यह अनुवर्ण नर पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेंगने और विसर्पणी करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार क्या हैं? तो रेप्टेलिया वर्ग जो है रेंगने और विसर्पणी करने वाले जंतुओं के साधन है। निम्नलिखित में से कौन बेमेल होगा? तो जावा क्लाइंट्स जो है यह इन तीनों में बेमेल है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जबड़े किस में नहीं होते हैं? तो प्रोटोकॉर्डेट में जबड़े नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो उसके पास संयुक्त आंखें होती हैं, जिसके कारण वो चारों दिशाओं में वस्तुओं को देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर जो होता है, पंख जो होता है, वो किस काम आता है? तो यह वायु को फंसाकर उन्हें गर्म करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभयचर को जीवा नहीं होती है? तो एक्थियोफिस जो होता है इसमें जीवा नहीं होती है, जो उभयचर है। नेक्स्ट है, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? तो निम्फ कहते हैं कॉकरोच के लार्वा को। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बढ़ती उम्र का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ये जेरोंटोलॉजी कहलाता है या जरा विज्ञान कहलाता है। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है किसमें? तो साइकॉन में यह प्लान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस श्रेणी में आएगी? तो डॉल्फिन एक स्तनधारी श्रेणी में आएगी। अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं के सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती हैं, उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है? तो उन्हें जो है आंत्रजीवी एंट्रोजुआ के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कान का प्रयोग नहीं होता है वर्गीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट मानव के पहचान के लिए सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किस नहीं है? तो मकड़ी जो है इनमें से श्रेणी में मेल नहीं खाती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो मछली इनमें से स्टारफिश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव होमो प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है, स्पीसीज जाति ऐसे व्यष्टियों का समूह है जो क्या बताता है? तो जननात्मक रूप से जीवनक्षम रह सकता है, स्पीसीज यह बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस को वर्गीकरण का विज्ञान का जनक पिता माना जाता है, कारण क्यों है? क्योंकि इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित किया था, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता माना जाता है। चोंच किसकी बनी होती है? तो चोंच एक प्रकार से दांत की ही बनी होती है। पिन्ना, कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नाली पाई जाती है इनमें से किसमें? तो स्तनपाइयों में यह दोनों व्यवस्था पाई जाती है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? तो ब्रासिका जो है लिलिएसी कुल से संबंधित है, एकदम सही संयोजन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? तो बतख चोंच यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस जो है यह एक अंडज स्तनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो अनुकूलन उपस्थित होना जीवों में विविधता का कारण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या होता है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ एक कोशीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड के नाम से जाना जाता है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद कीड़े में सबसे ज़्यादा पैर होते हैं। ल्यूमर क्या है? तो ल्यूमर जो है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो हैचलिंग मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है। मनुष्य में मैमोलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है वह कौन सा है? तो छिपकली स्तनधारी वर्ग में नहीं है। नेक्स्ट है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किया जाने वाला प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? तो ये क्रो मैग्नन मानव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो बड़ी और भारी बकरियां हैं जिन्हें साइबेरियाई आइबेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑरेनिरियोलॉजी यानी कि ऑनेरियोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें सपनों का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो यह पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो एंथ्रोपिथेकस एंथ्रोपॉइड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो इन्हें हम प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो आर्केनोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? तो एंथ्रोपोलॉजी इनमें से मनुष्य का अध्ययन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो स्टोन फिश तथा फगू फिश जो है सबसे जहरीली मछली की श्रेणी में आएगी। किसने लाइक व्यूज लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सैमुअल हैनीमैन ने लाइक व्यूज लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो सील मछली द्वारा किए गई आवाज को बार्क के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो घोंघा जो है मोलस्क परिवार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो झींगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो हाल ही में होमोनिलिडी जीवाश्म की खोज हुई है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? तो वाइज होमोनिड मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? तो डॉल्फिन सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के नाम से इसे हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और विज्ञान से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी इसे हम कहेंगे। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसे हम वर्गीकरण विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीवित जीवों में मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो इसे एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम प्राकृतिक चयन कहते हैं।
नेक्स्ट है जैव आवर्धन का कारण क्या है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन जैव आवर्धन का कारण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्रों, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका के बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकते हैं, तो इन्हें हम जीवाणु कहेंगे, जो कहीं भी रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, तो मेढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है, तो जेलीफिश त्रिपेलोब्लास्टिक श्रेणी में नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो ऑर्थोपेडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से क्या होगा, तो प्रभास, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम का सही निर्णय है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, तो लोमड़ी जो है बकरी, घोड़ा और जेब्रा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है एनिलिडा वर्ग से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, तो एस्केरिस एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है, तो हैमस्टर जो है इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो उसमें प्रोटोजोआ समूह शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया था, तो चार्ल्स डार्विन की यह किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सभी कॉर्डेटा जो हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, तो मोनेरा जगत के शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।